नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो एनसीईआरटी किताबें हैं जिसमें कक्षा 10 में विज्ञान की तीनों शाखाओं से अध्याय हैं, रसायन विज्ञान से भी, भौतिक विज्ञान से भी और जीव विज्ञान से भी। मैंने रसायन विज्ञान को पढ़ाया है जिसके अध्यायों का जो लिस्ट है प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप रसायन विज्ञान पढ़ सकते हैं। आज मैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ाऊंगा जो क्या है, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। ये जो है एनसीईआरटी किताब में जो है अध्याय 6 है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो जीव विज्ञान शाखा के अनुसार देखा जाए तो जीव विज्ञान के लिए ये पहला ही लेसन होगा, क्या, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम है क्या, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहेंगे, तो सजीवों के अंदर होने वाली वे सारी क्रियाएं जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। क्या चीज, तो सजीवों के अंदर होने वाली वे सारी प्रक्रियाएं जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है, वे सभी क्रियाएं क्या है, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। क्या मतलब कि जीव शरीर के अंदर बहुत सारी निरंतर क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन और भी बहुत सारी क्रियाएं। ये सभी क्रियाएं जो है जीव शरीर के अंदर होती रहती हैं। यदि ये क्रियाएं न हो तो वह जीव शरीर जीवित नहीं है। तो कह सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जिसमें जीव जीवित रहने के लिए करते हैं, उन्हीं सभी क्रियाओं को कहा जाता है जैव प्रक्रम। वही सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, तो जैव प्रक्रम। जितने भी जीवधारी हैं उन सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में, शरीर में जो है ये निरंतर क्रियाएं होती रहती हैं, और ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया पोषण, जैसे सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, भोजन से, और भोजन ग्रहण कर उसे ऊर्जा में विलीन करना ही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। उसी तरह से है श्वसन। उसके बाद से है परिवहन है क्या, तो ऊर्जा को शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाना ही कहलाता है क्या, परिवहन। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है हाथ की जो उंगली है इसमें भी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को भी ऊर्जा की आवश्यकता है क्या करने के लिए, जैव प्रक्रम करने के लिए, लाइफ प्रोसेस करने के लिए। तो कहने का क्या मतलब, इसको यहाँ तक ऊर्जा पहुँचाने का जो क्रिया होगा वो क्या कहलाएगा, परिवहन। उसके बाद से आता है उत्सर्जन। क्या मतलब, शरीर में जितने भी सारे अपशिष्ट होते हैं जिसका शरीर में कोई काम नहीं है, उनको क्या करना है, बाहर निकालना है, और बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, उत्सर्जन। उसके बाद से जनन है क्या, तो देखते हैं कि एक ही जैसा बहुत सारा जीव पृथ्वी पर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो है जनन की क्रिया हुई, जिसके कारण कि वैसा ही जीव इस पृथ्वी पर देखने को मिलता है। क्या मतलब कि सभी जीवों में अपनी ही जैसी नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और उसे ही कहते हैं जनन। तो ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम। ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, तो जैव प्रक्रम। अब हम शुरू करेंगे पोषण। क्या, पोषण। अगला टॉपिक आएगा इसमें पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण है क्या, पोषण है क्या, तो वह जैव प्रक्रम
जिसमें जीव भोजन ग्रहण करते हैं उसे ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि व विकास में लगाते हैं। शरीर में होने वाली कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत के लिए करते हैं। क्या मतलब कि शरीर के आंतरिक भागों का संरक्षण उस ऊर्जा के द्वारा होता है। इसे ही क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। क्या मतलब? एक बार फिर से परिभाषा बता देते हैं। भोजन ग्रहण करना, उसे ऊर्जा में परिवर्तित करना, जिससे कि शरीर में वृद्धि व विकास हो, टूट फूट की मरम्मत हो, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत हो, ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? पोषण कहलाती हैं। अब हम जान लेते हैं पोषण के प्रकार। क्या? पोषण के प्रकार। तो समस्त जीवधारियों में मुख्य रूप से 2 प्रकार से पोषण होता है। एक है स्वपोषी पोषण। क्या? स्वपोषी पोषण। और दूसरा है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, क्या मतलब इसका? स्वपोषी पोषण क्या होगा? तो कहने का मतलब है कि जीवधारियों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया ही स्वपोषी पोषण कहलाती है। यानी कि जो जीव स्वयं भोजन बनाते हैं ऐसे जीव स्वपोषी पोषण करते हैं। परपोषी पोषण का क्या मतलब? कि जो जीव दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, स्वयं भोजन बनाने की क्षमता इसमें नहीं होती है, ऐसे जीव परपोषी पोषण कहे जाते हैं। परपोषी पोषण को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। परपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। एक है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है क्या? तो प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण। तो परजीवी पोषण को भी 3 भागों में बांटा गया, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। अब एक एक के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करते हैं। स्वपोषी पोषण में अभी हमने बताया कि इनमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता होती है। जैसे कि पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु, ये क्या करते हैं? स्वयं भोजन बनाते हैं और उसी को ऊर्जा, उसी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि कैसा पोषण करते हैं? स्वपोषी पोषण। अब हम जानेंगे परपोषी पोषण के बारे में। क्या चीज? तो परपोषी पोषण। परपोषी पोषण ये है क्या? तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे प्रक्रिया जिसमें स्वयं जीव भोजन नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव स्वतः भोजन नहीं बनाते हैं, स्वतः भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे ही इसी प्रकार के पोषण को क्या कहेंगे? परपोषी पोषण। और ऐसे जो जीव होते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं। जैसे कि अमरलता है, गोबर छत्ता है। क्या? उदाहरण में अमरलता, गोबर छत्ता, इसी को छत्रक कहेंगे या कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता आदि, ये कौन सा पोषण प्रदर्शित करते हैं? तो परपोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इनमें पोषण जो है परपोषी पाया जाता है। अब जान लेते हैं परपोषी पोषण के प्रकार।
तो अभी हमने बताया कि 3 भागों में जो है परपोषी पोषण को बांटा गया है। एक है क्या, तो मृतजीवी परपोषी पोषण। वे जीव जो मृत जीव शरीर से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, इस प्रकार के जीव जो है परपोषी जीव, मृतजीवी जीव कहलाते हैं और उनके पोषण को जो है मृतजीवी पोषण कहा जाता है। क्या मतलब कि जो है जो मृत शरीर से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव को मृतजीवी जीव कहा जाता है और पोषण की इस विधि को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। इसकी क्या आवश्यकता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके हो, केले के छिलके हो, हम लोग उसे फेंक देते हैं, या डेड बॉडी हो किसी भी जीव का, उसको भी फेंक दिया जाता है। यदि उसका अपघटन न हो, उसको खाने वाला कोई न रहे, तो क्या होगा, इस पृथ्वी पर उसका ढेर जमा हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी जो है मृत शरीरों से या सड़ी गली वस्तुओं से ही भर जाएगी। अब उसको साफ करना है, यानी कि क्या करना होगा, उसको नष्ट करना होगा, उसको खाने वाले जीवों की जो आवश्यकता होगी, और उसके जो खाने वाले जीव है क्या, मृतजीवी जीव है। ये क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं, सड़ा गला देते हैं, जिस कारण से उसका ढेर जमा नहीं हो पाता है और वहाँ पे जो है जहाँ पे उसको फेंका जाता है, ये खा करके उसे नष्ट कर देते हैं और वहाँ पे फिर से साफ सुथरा स्थान बन जाता है। इसलिए जो है इन जीवों की बहुत उपयोगिता है, मृतजीवी जीवों की बहुत ही आवश्यकता है। यदि ऐसे जीव नहीं रहेंगे तो यहाँ पे मृत शरीरों का ही जमाव हो जाएगा, जीवित की तो बात ही अलग है। तो ऐसे जीव जो मृत जीव शरीर को खाते हैं, उसके भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं, उसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव जो है मृतजीवी कहलाते हैं और इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे कि क्या, तो कवक है, कवक, उसके बाद से कुछ जीवाणु है, कवक है, जीवाणु है, ये क्या है, तो मृतजीवी पोषण करते हैं। क्या मतलब कि ये मृत जीव शरीर को खाते हैं, उसी को सड़ा गला देते हैं। प्रोटोजोआ है, कुछ प्रोटोजोआ। अब हम जान लेते हैं दूसरे प्रकार का परपोषी पोषण, जो क्या था, अभी बताया परजीवी पोषण। ये है क्या, परजीवी पोषण। तो बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जो दूसरे जीव शरीर पर रह करके आंतरिक या बाह्य रूप से उसी जीव से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहा जाता है, परपोषी। और इस प्रकार के पोषण को कहा जाता है, ऐसे जीवों को परजीवी कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। और इस प्रकार के पोषण को जो है परजीवी पोषण कहा जाता है। क्या मतलब इसका, कि जो जीव दूसरे जीव के शरीर पर रह करके बाह्य या आंतरिक रूप से, यानी कि शरीर के अंदर भी होंगे या शरीर के बाहर भी होंगे, और उसी से भोजन ग्रहण करेंगे, यानी कि जीवित जीव के शरीर पर रह करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे जीव परजीवी कहलाएंगे। और इसे हम कहेंगे क्या, परपोषी पोषण। इसे हम कहेंगे परपोषी पोषण। जैसे कि अमरवेल है, जैसे कि क्या, ऐसे जीवों को जो है परपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे कि अमरवेल है, कुछ कवक है, कवक, जीवाणु है, जैसे कि जू है, खटमल है, ये सब है क्या,
तो सभी जो है परजीवी जीव है, दूसरे जीवित जीवों के शरीर पर रह करके उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि लीच है यानी कि जोंक, ये भी क्या करता है, बाह्य परजीवी है जीवों का। जब इसको भोजन की आवश्यकता होती है तो जीव से चिपक जाता है, उसी से भोजन लेता है और फिर उससे अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमने परजीवी के बारे में बताया। परजीवी क्या होते हैं, तो जो जीव दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं उसी के शरीर पर रह करके आंतरिक या बाह्य रूप से ऐसे जीव जो है परजीवी जीव कहलाते हैं। अगली पोषण की प्रक्रिया है जो क्या है, उसे हम तीसरे नंबर पे जानेंगे। मृतजीवी हो गया, परजीवी हो गया। अब प्राणी सम भोजन, प्राणी सम पोषण, ये है क्या, तो वह पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव मनुष्य की तरह भोजन ग्रहण करते हैं, मनुष्य की तरह भोजन ग्रहण करते हैं, इस प्रकार के पोषण को कहा जाता है प्राणी सम पोषण। बहुत सारे स्थलीय जंतु हैं और ये जंतु, इसमें से बहुत सारे जंतु हैं जो क्या करते हैं, प्राणी सम पोषण करते हैं। अब हम जानेंगे पौधों में पोषण। क्या, पौधों में पोषण। अब हम जानते हैं पौधों में पोषण, ये है क्या, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण की क्रिया को ही कहा जाता है पौधों में पोषण। पोषण की प्रक्रिया जो है पौधों में किस तरह से पोषण होता है, तो मुख्य रूप से दो तरह से पौधों में पोषण होता है। एक को कहेंगे स्वपोषी पौधा, स्वपोषी पौधा, और दूसरे को कहा जाएगा परपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे कौन होंगे, तो वे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, ऐसे पौधे जो है स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। क्या मतलब कि वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हों, ऐसे पौधे स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं ये सभी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्या होते हैं, स्वपोषी पौधे होते हैं। परपोषी पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती हो, नहीं पाई जाती हो, उसे, ऐसे पौधों को परपोषी पौधा कहा जाता है। ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है, तो परपोषी पौधा कहा जाता है। जैसे कि गोबर छत्ता है, अमरवेल है। परपोषी पौधों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है मृत जीवी और एक है परजीवी। मृत जीवी जो मृत शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता, और परजीवी यानी कि जो दूसरे जीवों के शरीर पर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमरवेल यानी कि अमरलता, अमरवेल, ये दूसरे पौधों पर रह करके भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे हमने जाना पौधों में पोषण की विधियाँ। तो इसके आधार पर दो प्रकार के पौधे हुए, स्वपोषी पौधे और परपोषी पौधे। अब हम जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तो पौधों में जिस विधि द्वारा स्वतः भोजन का निर्माण होता है, पौधों में
जिस विधि द्वारा स्वतः भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि पौधे जिस विधि द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं उसी क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया में क्या होता है कि पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करती है। क्या? तो पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करती है और जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करती है। किसकी सहायता से? जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। और ये सारी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। रिएक्शन के माध्यम से हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या? तो जल है और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। किसका प्रकाश? तो सूर्य का प्रकाश। और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं C6H12O6। इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है और कुछ मात्रा में जल भी बनता है। तो क्या ये सारी प्रक्रिया जो है किसकी है? प्रकाश संश्लेषण की है। तो हरे पौधे जो होते हैं वो जल व कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज रूपी भोजन का निर्माण करते हैं और इसमें से ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। इसे ही क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यह क्रिया जो है 3 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे। क्या? तो इसके चरण, प्रकाश संश्लेषण के चरण, और मुख्य रूप से यहाँ पे 3 चरण होते हैं। सबसे पहला क्या चरण? तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है। अवशोषण क्या मतलब? कि सबसे पहले जो है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। यानी कि एक मिनट, क्या मतलब? तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। अभी बताया गया किसके द्वारा? तो क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरी इसमें दूसरा चरण आएगा, H2O का हाइड्रोलाइसिस होता है। H2O यानी कि जल का हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि इसको H2 और O2 में तोड़ा जाता है। और तीसरा चरण इसका क्या होगा? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस हाइड्रोजन से क्रिया करके जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है और इस क्रिया को जो है बोला जाता है अवकरण। तो ये 3 मुख्य क्रियाएं, 3 मुख्य चरण होते हैं किसके? प्रकाश संश्लेषण के। अब हम जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक कौन कौन से घटक आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को होने के लिए?
यदि वे घटक उपस्थित रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और नहीं उपस्थित रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो घटक चाहिए वो चाहिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। दूसरा क्या, तो CO2 की उपस्थिति चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति चाहिए। ये पौधे कहाँ से लेते हैं, तो वायुमंडल से, वायुमंडल से। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.03% होती है। तीसरा घटक है जल। तीसरा घटक है क्या, जल। और जल पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, जड़ों द्वारा। किसके द्वारा, तो जड़ों द्वारा। जड़ें कहाँ होती हैं, तो मृदा में, यानी कि भूमि में, यानी कि भूमि से पौधे जो है जल ग्रहण करते हैं। और चौथा घटक होगा क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो पौधों के हरे भागों में, जैसे कि पत्तियों में। तो यहाँ पे हमने जो है कक्षा 10 का जीव विज्ञान का पहले अध्याय का जैव प्रक्रम का प्रकाश संश्लेषण तक पढ़ाया। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए। इसके अगले टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।